to start the question series number 2. In this video we will discuss about some questions that will helpful for you. First of all, the question is widower house is written by. The question widower house is written by. First of all, the widower house ये लिखा गया था 1892 में 1892 में। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये किसने लिखा था? ये लिखा था G.B. शाह ने। G.B. शाह ने लिखा था। और इसमें ये क्या था, G.B. शाह का ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है विडोवर हाउस। और इसमें क्या है, इन्होंने जो लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफिस की सेंसरशिप है उससे छुटकारा ले लिया था इन्होंने। ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफिस की सेंसरशिप से इन्होंने छुटकारा ले लिया था। ये मेन लिखा गया था 1885 में, लिखा गया था 1885 में, पर यह पब्लिश 1892 में हुआ था। इसमें ये इनके जो प्लेस है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। जो ये विडोवर हाउस है ये अनप्लीजेंट में डिवाइडेड है। ओके, अनप्लीजेंट में डिवाइडेड है ये, अनप्लीजेंट में, जिसमें मिसिस वेरेंस प्रोफेशन, द फिलेंडर ये भी आ जाते हैं अनप्लीजेंट में। ध्यान रखना, G.B. शाह के द्वारा लिखा गया है ये कब लिखा गया? 1892 में। लिखा गया 1885 में, पर ये पब्लिश हुआ 1892 में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट, बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट इज ए सटायर डायरेक्टली अगेंस्ट। बायरन का जो विजन ऑफ जजमेंट है वो मेन तौर पे किस पे सटायर कर रहा है, किस पे व्यंग्य कर रहा है? जो बायरन का विज़न ऑफ जजमेंट है, विज़न ऑफ जजमेंट, यह आया था 1822 में। 1822 में ये लिखा गया है ओटावा रायमा में। ओटावा रायमा में आया हुआ है। और ये किस पे है ये सटायर? ये है पोएट लॉरिएट रॉबर्ट साउथी पे। रॉबर्ट साउथी पे। रॉबर्ट साउथी ने लिखा था अ विजन ऑफ जजमेंट। रॉबर्ट साउथी ने कौन सा लिखा था? अ विजन ऑफ जजमेंट। जजमेंट ये लिखा था, उस पर सीधा अटैक किया था इन्होंने। वो 1821 में लिखा था, तो 1822 में इन्होंने लिखा था द विजन ऑफ जजमेंट। उनका था अ विजन ऑफ जजमेंट, इनका था द विजन ऑफ जजमेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द क्वेश्चन द राइम ऑफ एशियंट मैरिनर इज अबाउट। द राइम ऑफ एशियंट मैरिनर किसके बारे में है? जो राइम ऑफ एशियंट मैरिनर है ये आपको पता है किसने लिखी है? ये S.T. कोलरिज ने। S.T. कोलरिज ने लिखी है। ये लिखी गई थी 1797-98 में। पब्लिश ये हुई थी 98 में, 1798 में। जो लिरिकल बैलेड्स, जिससे रोमांटिक केस की शुरुआत होती है, लिरिकल बैलेड्स जिससे रोमांटिक केस की शुरुआत होती है, उसके फर्स्ट एडिशन में ये पब्लिश हुई थी, फर्स्ट एडिशन में। ओके, ये किस चीज़ के बारे में, अबाउट किस चीज़ के बारे में? इसमें क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ सेलर्स गिल्ट। जो सेलर का गिल्ट है, सेलर्स गिल्ट, सेलर का गिल्ट हो गया इसके बारे में। एंड जो वो इतनी बड़ी लॉन्ग जर्नी से आ रहा है उसका गिल्ट है, लॉन्ग जर्नी से आ रहा है उसका क्या है? गिल्ट है। द गिल्ट
ऑफ द एशियंट मैरिनर, द गिल्ट ऑफ द एशियंट मैरिनर, ये है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ, शैले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था किस चीज़ के पब्लिकेशन के बाद? तो आपको पता है जो एक वर्क था इनका, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ये इनका था वर्क, ये प्रिंटेड हुआ था 1811 में, ठीक है। इसके पब्लिकेशन के कारण इनको निकाल दिया गया था। इनके साथ इनके फ्रेंड थे जो, उनका नाम था थॉमस जेफरसन हॉग, थॉमस जेफरसन हॉग, वो साथ में थे। इन दोनों को निकाल दिया गया था अब इनके इस वर्क के कारण। कौन सा वर्क था? द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, रिटन बाय पी.बी. शैले, प्रिंटेड इन 1811। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफी इज सीन इन द राइटिंग ऑफ, हमें जो कौन सा इंग्लिश लिटरेचर है जिसके वर्क में हमको इन्फ्लुएंस दिखता है इंडियन फिलोसफी का, तो वो एक है जो है टी.एस. इलियट। यू नो अबाउट हिज वेस्टलैंड, आपको उसमें वेस्टलैंड में बहुत सारे उपनिषद मिल जाएंगे। इसमें वर्ड आया हुआ है दम्यता, दत्या, दयानम, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे संस्कृत के वर्ड्स हैं। ये जो वेस्टलैंड है इम्पोर्टेंट है, वेस्टलैंड जो कब आया था इनका 1822 में आया था, 1922 में आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है जिसके कारण इनकी जो हमारी फ़िलोसफी है, जो इंडियन फ़िलोसफी है, उसके अंदर इनका इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और जो टी.एस. इलियट है उनके बारे में पता है, उनका इम्पोर्टेंट है बर्थ इनका सितंबर 26, 1888 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1965 में। इम्पोर्टेंट राइटर, इन्होंने भगवत गीता से बहुत इन्फ्लुएंस थे, ये बहुत ज़्यादा, ये मोहिनी चटर्जी वगैरह से मिले थे। इंडियन जो हमारे संत वगैरह हैं, इनके जो वर्ड है वेस्टलैंड में, इन्होंने जो जो उपनिषद है, ठीक है, उनके जो दम्यता, दत्या, दयानम वगैरह जो वर्ड हैं वो हमें इनकी वर्क्स में देखने को मिलते हैं। ये सारे क्या है, इनके जो वर्ड हैं इसमें इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन विच द बॉय गुलिवर डिस्कवर्ड माउंटेन लाइंग बींग्स, किस यात्रा में, गुलिवर ट्रेवल्स है ना, फिल्म भी बनी हुई है, किस यात्रा में हमें जो गुलिवर की जो माउंटेन लाइक बड़े बड़े लोग माउंटेन की तरह बड़े बड़े विशाल देखने को मिलते हैं। तो जो गुलिवर जो ट्रैवल है वो कब आया था? 1735 में आया था, ठीक है। ये नावल है, ये क्या है, ये एक नावल है। और ये इसमें क्या है, हमें जो उनकी एक लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगैंग, लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगनैग, बस बड़ा ब्रॉड से ब्रॉबलर बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या है, ये इसमें हमें यूज़ हुए हैं। इस गुलिवर ट्रैवल के सब पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट है द लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगनैग। जो ये वर्क किसका है? ये वर्क है हमारे गुलिवर ट्रैवल, किसका वर्क है? जोनाथन स्विफ्ट का। किसका वर्क है? जोनाथन स्विफ्ट का। कब हुआ था ये? 1667 में इनका बर्थ हुआ था और 1745 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्दो नोबल लॉरिएट सीमस हीनी राइट इन इंग्लिश इन वॉइस एंड सब्जेक्ट मैटर ही इज़ हिज पोएम्स आर। ये प्रिंटिंग में गलती है थोड़ी सी। कहते आल दो, चाहे जो नोबल लॉरिएट थे, नोबल लिटरेचर नोबल विनर थे सीमस हीनी, इन्होंने लिखा हमेशा इंग्लिश में है आवाज़ के तौर पे, पर इनका सब्जेक्ट मैटर, इनकी पॉइंट्स में कौन सा दिखता था, तो इनका हमेशा हमें दिखा है, क्या दिखा है, कौन सा दिखा है, आयरिश। हमें कौन सा दिखा है, आयरिश टच दिखा है, क्योंकि आयरलैंड से बिलोंग करते थे, आयरिश टच दिखा है। अगर हम सीमस हीनी की बात करें, इनके बर्थ को याद कर लेना, 13 अप्रैल 1939 को इनका बर्थ हुआ था। ओके, और ये नोबल प्राइज़ विनर है ये। ओके, इनको नोबल जो प्राइज़ मिला था 1995 में मिला था, इनको नोबल प्राइज़ मिला था। ये प्रोफेसर रहे हैं हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दोनों में प्रोफेसर रहे हैं ये। प्रोफेसर कहाँ, हार्वर्ड में भी रहे हैं और कहाँ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में भी रहे हैं। इन्होंने लिखा चाहे इंग्लिश में है वॉइस के तौर पर इनका जो दिल था हमेशा वो क्या था, हमेशा क्या था, आयरिश टच दिखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इनके वर्क की बात करें, फ्रैंकेस्टाइन डेडिकेटेड टू फ्रैंकेस्टाइन टू whom मैरी चैलेंज, फेमस वर्क फ्रैंकेस्टाइन, मैरी शैले फेमस वर्क फ्रैंकेस्टाइन डेडिकेटेड टू whom मैरी चैलेंज नहीं है, शैले है, किसको उन्होंने डेडिकेट किया है, फ्रैंकेस्टाइन। आपको ये ध्यान रखना है, ये मैरी शैले है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैरी शैले है, मैरी शैले। तो मैरी शैले का एक ही वर्क है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, दैट इज़ फ्रैंकेस्टाइन। ओके, ये इन्होंने फ्रैंकेस्टाइन, और इसका सब टाइटल जरूर याद रखना, द मॉडर्न प्रीमीथियस, फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रीमीथियस, ठीक है, ये इसका याद रखना। ये इम्पोर्टेंट वर्क है मैरी शैले का। मैरी शैले आपको पता है पीबी शैले की वाइफ थी, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और ये जो थे, किसकी बेटी थी ये मैरी शैले, विलियम गॉडविन की, विलियम गॉडविन, विलियम गॉडविन की ये डॉटर थी। और ये इन्होंने अपना ये जो भी है, ये वाला जो वर्क है, ये डेडिकेशन किसको किया है, अपने फादर को ही किया है, फ्रैंकेस्टाइन अपने फादर को ही किया है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। फर्स्ट टाइम इन्होंने न्यू चेंज लेके आया था नॉवेल्स में, जो बाहर इन्होंने मेन मतलब जैसे हल्क वगैरह मूवीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग ऐसी लिखी इन्होंने। बहुत इसकी इस पर वीडियो भी है बनी हुई काफ़ी, आप देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये लिस्टेड हुआ था 1 जैन 1880 को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मैरी शैलेस फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस, डेडिकेटेड टू हिज फादर, हर फादर विलियम गॉडविन। पहले इसको रिजेक्ट कर गया था पीबी शैली के पब्लिशर्स ने, बाद में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस हुआ ये, न्यू यार्नर एक तरह आया इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोम ऑफ फिलिप लार्कन्स रिकॉर्ड द इम्प्रेशन ट्रैवलिंग टू लंदन बाय ट्रेन। किस वर्क में फिलिप लार्किन ने अपना जो वो दिखाने की कोशिश किया है
अपने यात्रा को, जहाँ कहाँ जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे लंदन बाय ट्रेन, किस ईयर में। तो ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है फिलिप लार्किन ने। वन सेकेंड। हाँ जी, ये इन्होंने दिखाने की है द विट्सन वेडिंग में। फिलिप लार्किन किस में किया है? द विट्सन वेडिंग। इस पोएम में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है अपनी ट्रैवलिंग के इम्प्रेशन को। ये लिखी गई थी 1964 की जो कलेक्शन थी उसमें, वो कलेक्शन का नाम भी द विट्सन वेडिंग है, उसमें ये हुई थी। इन्होंने अपनी जर्नी में यॉर्कशायर एंड लिंकनशायर की जर्नी में दिखाने की कोशिश की थी। और ये जर्नी इन्होंने कब की थी? 1955 में जब जर्नी की थी, 1955 की जर्नी को इन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश satirist who used the sharp edge of praise to attack his victim was। तो आपको इसमें पता ही है, शार्प एज यूज़ करते थे वो कौन थे? जो सटायरिस्ट थे शार्प एज, तो वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की बात करें, इनका बर्थ हुआ था 1631 में, डेथ हुई थी उनकी 70s, पूरे 70 में। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टायरिकल वर्क लिखा है, स्टायरिकल शार्प एज यूज़ किया है, काफ़ी तीखा व्यंग्य पेश किया है। और इनके जो स्टायरिकल वर्क्स हैं, मोक हेरोइक मैकफ्लेक्नो, एप्सलम एंड एकिटोफिल एंड द मेडल। मैकफ्लेक्नो, एबिसेलम एंड एकिटोफिल एंड द नेक्स्ट इज द मेडल। ये इन्होंने, इनका सटारिकल वर्क हमें देखने को मिलता है। किनका है ये? हमारे जॉन ड्राइडन का, जिनका बर्थ है 1631 और उनकी डेथ हुई थी 70 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल जेलिसी इज़ अ थीम इन द शेक्सपियर प्ले। तो हमें ये देखने को मिलता है ओथेलो में। किसमें? ओथेलो में देखने को मिलता है। ये लिखा गया था 1603 में। ओके, इसमें हमें मेन जो थीम दिखता है रेसिज्म है। इसमें रेसिज्म, लव, जेलिसी एंड बेट्रॉयल, ये हमें इनमें देखने को मिलता है। ये इनके 1623 के एडिशन में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा वॉज इशूड ऑन सलमान रश्दीज नेम द फॉलोइंग पब्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। जो फतवा उनके रिगार्डिंग सलमान रश्दी के लिए हुआ था, तो कौन सा ऐसा वर्क था जिसके लिए उनको फतवा जारी हुआ था? द वर्क इज़ द सैटेनिक वर्सेस। द सैटेनिक वर्सेस। ये आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में। ओके, इन्होंने जो पैगम मोहम्मद
थे जो 3 पैगम मोहम्मद गोडेस थे जो ऊज़ा, आलाट एंड मनत, उनके लिए जो कुछ कह दिया था, उसके लिए जो मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष चला, बहुत उनको मतलब धमकियाँ मिली, बहुत ज़्यादा उनके लिए फतवा जारी कर दिया भी कोई भी अगर उनका सिर कलम करके लाएगा तो उसको इनाम वगैरह दे दे। मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोवर्सीज़ हुई इस बात को लेकर, तो उनको कई कई सालों तक वो देश में नहीं भी आए, उनको मारने के लिए कह दिया गया था। ये फतवा जो इनके लिए जारी हुआ था, द फतवा किसके लिए, द सैटनिक वर्सेस कब आया था, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अगस्टन एज इज़ कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्टन एज को अगस्टन एज क्यों कहा जाता है? देखो, अगस्टन एज को अगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर पोप आए थे, एक तो पोप आए थे जिनका हमें पता है 1690 टू 1744 इनका बर्थ रहा है, और ये मेन राइटर थे। उसके बाद ये कौन थे, पोप थे, ड्राइडर थे, पोप हो गए, ड्राइडन हो गए, ड्राइडन, एडिसन एंड ये सारे थे राइटर। इन्होंने क्या किया, इनको क्यों ऐसा कहा जाता है, इन्होंने जो भी क्लासिकल टच को छूने की कोशिश की, मतलब इनका वर्क क्लासिकल टच को है ह्यूमैजिकल सैटायरिकल वर्क्स है, पर जो उनका वर्क है वो क्लासिकल मोड को टच कर रहा है। जैसे कौन कौन से थे, होमर, विर्जिल, होरास, ये इम्पोर्टेंट राइटर है। इनके वर्क को इन्होंने क्या किया, इमिटेशन की। इमिटेशन मतलब क्या होता है, नकल करना। इस वर्क की इन्होंने क्या की, नकल की, और ये हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मतलब पुराने ग्रीक राइटर्स को इन्होंने फिर से इमिटेट करके, होरास, विर्जिल वगैरह को इमिटेट करके न्यू क्लासिकल एज के रूप में इनको लेकर आए। और ये रीज़न यही था, भी इनकी एज में क्लासिकल टच देखने को मिलते हैं। बेशक उनका रेप ऑफ द लॉक है, उसमें मतलब कैरेक्टर्स क्या है, ऐसे तरीके से पेश किया है, न्यू कैरेक्टर्स है, पर उनका जो मेन टच दिया गया है वो क्लासिकल टच दिया गया है, इसीलिए इसको अगस्टन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो ऑफ मार्लो टम्बलिन वॉज बोर्न एज, जो मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का जो हीरो है, जो क्रिस्टोफर मार्लो का हीरो है वो कैसे बोर्न हुआ था, उसके 2 पार्ट में है। जो हमारी टम्बरलेन द ग्रेट, कितने पार्ट है इसके, 2 पार्ट है, 2 पार्ट, ओके। और इसमें तैमूर के बारे में है, तैमूर इसके बारे में है। ये लिखी गई थी 1587-88, ओके। और ये क्या है, माइलस्टोन है एलिजाबेथन ड्रामा का, ठीक है। द प्ले ओपन्स इन परसेपोलिस, कहाँ परसेपोलिस होता है, परसेपोलिस में। वो जो इसमें स्टार्टिंग में जो इसका फर्स्ट पार्ट में है, शेफर्ड में है, फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, शेफर्ड है, पार्ट सेकंड में ये किंग होगा, ओके। पार्ट सेकंड में क्या होगा, किंग है, ओके। ये है टम्बरलेन के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉन ऑन September 1819, जॉन कीट्स हैज़ दिस टू से अबाउट ए फेलो रोमांटिक पोइट। एक अपने ब्रदर को लेटर लिखा था उन्होंने 1819 में सितंबर को, तो उन्होंने अपने एक फेलो जो रोमांटिक पोइट है उसके बारे में लिखा था। ही डिस्क्राइब्स व्हाट ही सीज, ये वो वही लिखते हैं जो वो देखते हैं।
बट आई डिस्क्राइब वट आई इमेजिन, पर मैं वो लिखता हूँ जो मैं इमेजिन करता हूँ। माइन इज़ द हार्डेस्ट टास्क, मेरा मुश्किल काम है। द पोइट अंडर रेफरेंसेस, किस चीज़ को कहा है? तो इन्होंने ये चीज़ कही हुई है अपने ब्रदर को, किसके बारे में कहा है? इन्होंने कहा है बायरन के बारे में। किसके बारे में? बायरन। बायरन मीन्स लॉर्ड बायरन। बायरन मीन्स लॉर्ड बायरन। जॉन कीट्स की अगर हम बात करें, जॉन कीट्स की बात करें तो उनका बर्थ हुआ था 1795 में, इनकी डेथ हुई थी 1821 में। ओके, ये बहुत ही छोटी एज में इनकी डेथ हो गई थी। रोमांटिक पोएट थे। और ये जो लेटर है इन्होंने लिखा था, जो ये अपने ब्रदर को इन्होंने लेटर लिखा था, ये लेटर इनका जो लिस्टेड हुआ था, पब्लिश हुआ था 1848 और 1878 में, 2 बार पब्लिश हुआ था। 1848 और 1858 में ये इनका पब्लिश हुआ था। इन्होंने कहा है कि जो लॉर्ड बायरन है वो जो देखते हैं वही लिख देते हैं, पर मैं जो है, मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, उसके बारे में लिखता हूँ। मेरा काम मुश्किल है। इस चीज़ को इन्होंने अपने ब्रदर को बताया था सितंबर 1819 के लेटर में, 1819 के लेटर में। अगला है द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमारी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है, लगातार रेपिटेशन हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखा, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? सेम जो हमारी रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर साउंड होती है, इसमें स्टार्टिंग में जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो चलती रहती हैं, उसकी साउंड की रिपीटेशन होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटो ओनली करेक्ट इज़ टेकन फ्रॉम, जो ओनली करेक्ट का मोटो है वो किससे लिया गया है? तो जो ओनली करेक्ट, ये ध्यान रखना ये वर्ड का, 1 सेकेंड। हाँ जी, जो ये वर्ड है ना ओनली करेक्ट, इसके बारे में है। इसका मोटो जो कहाँ से लिया गया है, तो जो E.M. फोस्टर है ना, E.M. फोस्टर की जो नावल है हॉवार्ड्स एंड में से लिया गया है। ये हॉवार्ड्स एंड का पब्लिश हुई थी 1910 में पब्लिश हुई थी। ओके, इसमें जो क्लास स्ट्रगल दिखाया हुआ गया है इंग्लैंड में, जो हमारे वर्ग संघर्ष जिसको कहते हैं, क्लास स्ट्रगल, उसको दिखाया गया है। इसमें उनके डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को, उसको दिखाया गया है। जो फास्टर का ये E.M. फोस्टर का ये मास्टरपीस माना जाता है। इसमें ही जो वर्ड यूज़ हुआ है ओनली करेक्ट, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है। E.M. फोस्टर की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 1879 में, उनकी डेथ हुई थी 1970 में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वॉज बॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, जो इंग्लिश का पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है, इसको फर्स्ट तौर पे फर्स्ट मैच्योरिटी कब मिली? तो जो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर है, इसको मेट्रिकल लाइन होती है, इसको किसी भी ड्रामा को रिदमिक फॉर्म देने के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेबल्स होते हैं, साइलेबल्स होते हैं, जिनको हम, इन साइलेबल्स को हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। इन साइलेबल्स को हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। जो वर्ड है आयम्बिक, इसमें हम टाइप ऑफ फूड दिखाया गया है, किस चीज़ का है? जिसमें एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस, इसमें अनस्ट्रेस जो होता है फॉलोड बाय स्ट्रेस होता है। ओके, इसमें ध्यान रखना। जो पेंटामीटर, इसमें एक लाइन है 5 ऑफ दिस फीट, इसमें 5 फीट होते हैं, 5 फीट, इनमें 5 फीट होते हैं। ओके, नेचुरली 5 फीट होते हैं आयम्बिक, और ये इनका नेचुरली इंग्लिश से रिलेशन होता है। और ये मेन तौर पे हमें ज़्यादा इसमें किस में देखने को मिली है? सोनेट में। किस में देखने को मिली है? सोनेट में देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में आपको क्या पता है? जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ना, वो ग्रुप ऑफ राइटर्स था। इसमें राइटर थे, इंटेलेक्चुअल थे, फिलोसफर थे, आर्टिस्ट थे। ये ध्यान रखना। इसमें राइटर आ गए, एक तो राइटर, ओके। नेक्स्ट फिलोसफर आ गए। उसके बाद हमारे आ गए आर्टिस्ट आ गए। ये हमारे ब्लूम्सबरी ग्रुप में थे। और इसमें क्या था, ये 20th सेंचुरी में हुआ था, डेवलप हुआ था। इनमें मेन कौन थे, मैं नाम बोल देती हूँ। वर्जीनिया वुल्फ, जॉन्स मेनार्ड केन्स, E.M. फॉस्टर, लाइटन स्ट्रेचडे, मैरी मैकार्थे, जॉन मेनार्ड केन्स, डंकन ग्रैंट, वेनेसा बॉल, रोजर फ्राई, डेसमॉन्ड मैकार्थे, क्लाइव बेल एंड लियोनार्ड वुल्फ, ये इसमें थे। इनमें से मेन आप ध्यान रखना, जिनका नाम आपने ध्यान रखना है, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, इनका ध्यान रखना आप, जो इसमें थे। बाकी का कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, इनका ध्यान रखना ज़रूर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड द फरी इज टेकन फ्रॉम अ प्ले। जो हमारी विलियम फॉकनर्स की है, जो हमारे द साउंड एंड द फरी, ये किससे लिया गया है? तो जो हमारा विलियम फॉकनर ने ले लिया था द साउंड एंड द फरी, ये लिया हुआ है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से। किससे लिया गया है? विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। जब मैकबेथ क्या करते हैं, एकांत में, एक्ट 5 है ये, एक्ट 5, सीन भी 5 है, ठीक है जी। जो एकांत में वो बात कर रहा है, इसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इन्होंने पूछा है, सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका क्या होगा, जो ये एग्जाम्पल होती है, फिगर ऑफ स्पीच है ये फिगर ऑफ स्पीच है। ये है मेटोनिमी की, किसकी है ये? मेटोनिमी की है। और ये कंसेप्ट है, इसमें हिज ओन नेम बट बाय द नेम ऑफ समथिंग, नेम यूज़ किया होगा, इमिडिएटली होता है ये। और ठीक है जी। जैसे इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी, ये वर्ड यूज़ हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये इंस्टेंस के रूप में, जैसे जिसे द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के लिए मेटोनिमी क्या यूज़ होती है? वेस्टमिंस्टर। क्या यूज़ होती है? वेस्टमिंस्टर। इसी तरह ये मेटोनिमी यूज़ हुई है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which famous romantic poem began with the line "Hail to the bleak spirit, bleed thou never word"? Hail to, ध्यान से पढ़ लीजिए, hail to the bleak, bleed thou never word, bird that never word। ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन को भी याद कर लेना, ये बार बार तो ही बोल रही हूँ मैं। ये हमारे पी.बी. शैले का वर्क है, टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, किसका वर्क है? पी.बी. शैले का, उसमें से ली गई है, ओके, उसमें से ली गई है। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरस द फुली हार्ट, ये ली गई है, किसमें से ली गई है? पी.बी. शैले के स्काईलार्क से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this question now this is enough for today. I hope you like these questions. If you have any kind of confusion, then you can comment me.
ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेन क्वेश्चंस है वही मैं आपको करवा रही हूँ। उससे आपको थोड़ा थोड़ा राइटर के बारे में भी बता रही हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको ना पता लगे आप कमेंट में लिख सकते हैं। सारे राइटर्स की मोस्टली मैंने वीडियोज़ डाल रखी है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।